मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस की गंदवानी सीट से विधायक उमंग सिंघार के निजी बंगले में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला का शव ग्रिल से लटका हुआ मिला। हालांकि जब शव मिला तब उमंग सिंघार बंगले पर नहीं थे और अपने विधानसभा के दौरे पर थे। वहीं उन्हें फोन पर घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने महिला के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उसने लिखा है कि उनका गुस्सा बहुत तेज है। ताउते तूफान के बीच गुजरात के अमरेली के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई है। हालांकि भूकंप में किसी जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का आतंकियों की हत्या की साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले एक शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पिस्टल, 2 मैगजीन, 15 कारतूस, भगवा रंग का कुर्ता, कलावा, पूजा में इस्तेमाल होने वाला टीका और साधुओं के पहनने वाले कपड़े बरामद किए गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में फंसे नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को क्राइम ब्रांच ने रविवार को गिरफ्तार किया। कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उसे वहां से राहत नहीं मिली थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनते ही नारदा घोटाले की जांच फिर से शुरू हो गई है। इस घोटाले के आरोपी कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसके बाद इन चारों को सीबीआई दफ्तर लाया गया। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन पर छिड़ा पोस्टर विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब इस मामले में शामिल हो गए हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर वह पोस्टर शेयर किया जिस पर लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। इसके साथ ही राहुल ने लिखा है, मुझे भी गिरफ्तार करो। राहुल ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये पोस्टर चिपकाने पर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। राज्य में अब 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसका ऐलान किया। केजरीवाल ने बताया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 24 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हमने वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट ने फिर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वैक्सीन डोज की बर्बादी को लेकर नाराजगी जताई है। कहा कि सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है। ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी। एक जगह बच रही है तो उसे अन्य वर्ग के लिए शिफ्ट करें। इस मामले में कोर्ट ने 2 दिन में सरकार को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत 6 जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू 24 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। वहीं ग्वालियर, उज्जैन और नीमच जिले में 31 मई सुबह 6 बजे तक सब कुछ लॉक रहेगा। इससे पहले 14 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया था। अब 52 जिलों में से 20 में 8 से 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रविवार को 3 विधायकों को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में तीनों को छोड़ भी दिया गया। ये 3 विधायक शंकर घोष, आनंदमय बर्मन और शिखा चट्टोपाध्याय हैं। तीनों उत्तरी बंगाल में राज्य सरकार के खिलाफ कोरोना की बढ़ती मौतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। ऐसे में मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। कोरोना वायरस का हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में लाखों लोग संक्रमित भी हुए हैं। इस बीच हरियाणा में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार इस बार लॉकडाउन को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तौर पर उल्लेख कर रही है। राज्य सरकार ने अब राज्य में लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ा दिया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक नाबालिग की उसकी ही 2 दोस्तों ने हत्या कर दी। उसे मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने के लिए गाँव के बाहर बुलाया। खेलते समय गेम की टास्क की तरह उसका गला तेजी से घुमाया, जिससे गले की हड्डी टूट गई और मौके पर ही मौत हो गई। किसी को पता न चले इसलिए शव को जमीन में गाड़ दिया। जब नाबालिग घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपी पकड़ा गए। इनमें एक नाबालिग है। ग्वालियर के बिजौली क्षेत्र के सिद्धिपुरम में लॉकडाउन में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 बदमाशों ने एक महिला के साथ उसके बच्चों के सामने ही गैंगरेप किया। आरोपियों ने बच्चों के सिर पर कट्टा अड़ाकर जान से मारने की धमकी दी। महिला का पति कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती है।
महिला बदमाशों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आरोपियों ने एक नहीं सुनी। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 25 एफआईआर दर्ज की है। पोस्टर लगाने के मामले में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार होने वालों में मजदूर तबके के लोग हैं। रिक्शा वाले के साथ ही प्रिंटिंग प्रेस वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्नाव के शुक्लागंज इलाके में एक गांव है सरसोसी। इस गांव के कुछ लोगों की मौत हो गई तो ज़्यादातर लोगों ने गंगा नदी के किनारे रेती में अपनों को दफना दिया। इस गांव की अधिसंख्या आबादी हिंदू है, इसलिए शवों को दफनाने की मान्यता तो नहीं है। बावजूद इसके गांव और आसपास के अधिकतर गांव के लोग मृत स्वजनों को गंगा किनारे रेती में ही दफन कर रहे हैं। इसकी वजह गांव के लोग कोरोना का खौफ बताते हैं। उनका कहना है कि महामारी के डर के मारे लोग शव की अंत्येष्टि जल्द कर देना चाहते हैं, इसलिए वे उन्हें दफना रहे हैं या गंगा मैया में विसर्जित कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों सब्जियों और फलों की बिक्री और आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसकी वजह से उपभोक्ताओं को अधिक कीमत का भुगतान करना पड़ रहा है और उत्पादकों को कीमत ही नहीं मिल रही। प्रशासन ने हालांकि थोक बाजार को रात को खोलकर सप्लाई सुधारने की कोशिश की, लेकिन कारोबारियों का कहना है यह फायदेमंद नहीं रहा। लॉकडाउन के पहले अगर राजधानी में रोजाना फल व सब्जियों की बिक्री व भारी सप्लाई 20 करोड़ की रही तो इन दिनों मुश्किल से 12 करोड़ रुपए का भी कारोबार नहीं हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल से कलाकार मंचों पर प्रस्तुति नहीं दे पा रहे हैं। पुराने और नए कलाकारों को दर्शकों से रूबरू कराने और उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए गुणरस फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन शास्त्रीय संगीत का आयोजन का सिलसिला चल रहा है। शास्त्रीय गायन के जरिए कलाकार श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत रविवार को 47वीं ऑनलाइन प्रस्तुति में पश्चिम बंगाल हावड़ा की कलाकार सोमा मुखर्जी ने शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। चुड़िया थाना क्षेत्र के एसआर कंपाउंड में दवा गोदाम में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह गोदाम भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड का बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाने के प्रयास किए गए। अभी आग लगने का कारण अज्ञात है। पता चला है कि आग में लाखों रुपए मूल्य की वैक्सीन जलकर खाक हो गई। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के व्यापार को आंशिक समय में व्यापार करने की अनुमति देने पर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। चैम्बर का कहना है कि ई-कॉमर्स कंपनियों पर अभी प्रतिबंध लगाना चाहिए। चैम्बर अध्यक्ष और केट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, केट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव ने कहा कि जब तक व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो जाता, इन ई-कॉमर्स कंपनियों पर प्रतिबंध जरूरी है। इंदौर कांग्रेस द्वारा जहां एक और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात कर कहा गया कि कांग्रेस नेता राजू भदौरिया पर प्रशासन द्वारा रासुका की कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया से भी मुलाकात की और कांग्रेस नेता पर जबरन रासुका की कार्रवाई को लेकर विरोध जताते हुए मांग की गई कि कांग्रेस नेताओं पर जबरन झूठे केस लादे जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई के नाम पर रासुका की जा रही है। इंदौर डीआईजी ऑफिस पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आईजी से मिलने पहुंचा। चंदन नगर में पूर्व पार्षद मुबारिक मंसूरी पर केस दर्ज करने के मामले में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और सभी पार्षदगण डीआईजी से मिलने पहुंचे और मामले की पूरी जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने मांग की है कि वार्ड स्तर पर गठित की गई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को अपराधियों से मुक्त किया जाए। इस कमेटी के सदस्य भाजपा नेता के खिलाफ आज बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो भाजपा और अपराधियों के गठजोड़ के रूप में सामने है। शुक्ला ने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में जगह ना तो डॉक्टरों को दी गई है और न ही संबंधित वार्ड के समाज में प्रभाव रखने वाले लोगों को। इंदौर के चिड़ियाघर में कई दुर्लभ प्रजाति के जानवर रखे गए हैं। जनता कर्फ्यू के चलते चिड़ियाघर को पूरी तरह से दर्शकों के लिए बंद किया जा चुका है। जानवरों को महामारी से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव द्वारा बताया गया कि सभी जानवरों को प्रोटोकॉल के तहत रखरखाव किया जा रहा है। विटामिन की दवाइयों सहित भोजन की मात्रा तक निर्धारित रूप से दी जा रही है ताकि कोई भी जानवर बीमारी की चपेट में ना आ सके और बीमारियों से बचा रहे। इंदौर में लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में नया मामला सामने आया है इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में। चंदन नगर थाना क्षेत्र के चंदन नगर में रहने वाले दो परिवारों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया तो परिवार के लोगों ने पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस को जानकारी लगी और पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों ओर से कई लोगों को गिरफ्तार कर थाने लाई। अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्राणवायु लेकर जा रहा 22 टन ऑक्सीजन से भरा टैंकर सुबह सागर जिले के गढ़कोटा के पास पलट गया। ऑक्सीजन टैंकर में किसी प्रकार का लीकेज नहीं हुआ है। घटनाक्रम के दौरान टैंकर की चपेट में आने से एक मवेशी की मौत हो गई। वहीं सड़क पर टैंकर पलटने से जाम की स्थिति बन गई।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि आपसे बिहार का शासन नहीं चल पा रहा है तो कुर्सी हमें दे दीजिए, सरकार चलाकर दिखा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं। बिहार के कोविड केयर में अब मोतिहारी मॉडल अपनाएंगे, यहाँ की व्यवस्था और तरीकों को सीखेंगे। ये बातें खुद सीएम ने कही हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉल पर यहां भर्ती मरीजों से बात करने और कोविड सेंटर के एक वार्ड का निरीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया। डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने वीडियो कॉल पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था, चिकित्सा व मेडिकल स्टाफ की 3 शिफ्टों में तैनाती के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में छठी बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। लॉकडाउन की वजह से जिले में कोरोना का संक्रमण की दर में कमी आई है। यही वजह है कि जिले में 6 अप्रैल से लगातार जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लगा रखा है। अब इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मौजूदा लॉकडाउन पहले की ही तरह सख्त होगा और जिले की सीमाएं भी सील रहेगी, लेकिन इस दौरान लोगों को पहले से ज़्यादा छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सिस्टम ही सरकार के सिस्टम को फेल करने में लगा है। एक और सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण के लिए सीजी टीका पर रजिस्ट्रेशन कराने की बात कह रही है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर अभी भी पहले आओ पहले पाओ की नीति पर चल रहे हैं। इसको लेकर बिलासपुर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा हो गया। सेंटर में पहले पहुंचे लोगों को टोकन बांट दिया गया। जब पंजीकरण कराने वाले लोग पहुंचे तो पता चला कि वैक्सीन ही खत्म हो गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हवाई हमला जारी है। इजराइल के मिलिट्री ने शनिवार को कहा कि उसने हमास के शीर्ष नेता के घर पर बम गिराया है। इजराइल की आर्मी का दावा है कि उसने हमास ग्रुप के खलील अल हया के घर पर बमबारी की है। इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि जिस घर पर बमबारी की गई वो घर आतंकी समूह के आतंकवादी ढांचे के हिस्से के रूप में काम करता था। गोवा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज कर रहे सभी 21 निजी अस्पतालों में मरीजों की भर्ती का अधिकार 17 मई से अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम विभिन्न नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर उठाया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से गोवा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जैसे अस्पतालों पर बोझ कम होगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का आज सुबह एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। कोरोना संक्रमित होने के बाद से राजीव सातव की हालत नाजुक बनी हुई थी। उनकी उम्र महज 46 साल थी। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण अभियान पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने गांवों में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य संबंधी संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल संवाद के दौरान जिलों में निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रियता तेज की जाए। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर कड़ा फैसला लिया है। उसने 2 दिन पहले लिए गए फैसले में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि वो उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीज़ा जारी नहीं करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसकी वजह यह है कि सऊदी सरकार ने चीन की साइनोवेक और साइनोफार्म के टीके को मंजूरी नहीं दी है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 2 भारतीय लोगों को हिरासत में लेकर जा रही पुलिस को स्थानीय लोगों ने 8 घंटे तक रोक रखा। स्थानीय लोगों की बात इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा किया गया। स्कॉटलैंड की प्रधानमंत्री निकोला स्टूर्जन ने पुलिस और इमिग्रेशन की कार्रवाई को एक तरफा और गलत करार दिया। दोनों भारतीयों पर अवैध तरीके से स्कॉटलैंड में रहने के आरोप हैं। कोरोना संक्रमण के बाद अब लोगों को आंखों की बीमारी ब्लैक फंगस का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर कोरोना संक्रमित शुगर के मरीजों पर हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 10.4% लोग शुगर के मरीज हैं, यानी 2.86 करोड़ की आबादी में 30,30,000 लोगों पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में अभी 50 से ज्यादा केस सामने आए हैं। फेसबुक पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर युवती को बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही मुख्य आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि फेसबुक पर दोस्ती के बाद एक युवती को रामगढ़ निवासी सागर ने 3 मई को शादी की बात कहकर परिजनों से मिलाने के लिए होटल बुलवाया। कोरोना की बेरहम बीमारी ने अब तक हजारों जानें ले ली हैं। गंगा में तैर रही लाशें इसकी क्रूरता की कहानी कह रही है। सरकार और प्रशासन मौतों के आंकड़े छिपाने में लगी है, लेकिन अब तो कफन भी इन मौतों की सच्चाई बताने लगे हैं। बिहार के गया में चादर गमछे बनाने वाले बुनकर अब पूरी तरह कफन तैयार करने में लग गए हैं। फरवरी मार्च माह में यहां से हर दिन
15 से 20 हजार पीस कफन की सप्लाई होती थी, जो अब बढ़कर 40 से 50 हजार तक हो गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कोरोना संक्रमित युवक और युवती की शादी की चर्चा हो रही है। दोनों महावीर आइसोलेशन सेंटर में इलाजरत है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ी रीति रिवाज से दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। सेंटर में मौजूद कोरोना संक्रमित और अन्य मरीज शादी में बाराती और घराती बने। रायपुर शहर में शुक्रवार को टाटीबंद इलाके में एक हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक आग की चपेट में आ गया। आसपास के लोगों ने फौरन घटना की जानकारी फायर डिपार्टमेंट को दी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। करीब 45 मिनट तक धधकती लपटों की वजह से ट्रक के सामने का हिस्सा पूरी तरह से जल गया। हालांकि राहत इस बात की रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। हत्या और अपहरण मामले में लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी दिल्ली सरकार की ओर से सुशील कुमार को पद से नहीं हटाने के बाद दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर की हत्या के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा है। डीसी अरविंद पाल संधू को कोरोना होने पर हरीश नायर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले में कोविड की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की। इस मौके पर डीसी का कार्यभार संभाल रहे हरीश नायर ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन का सुचारू प्रयोग यकीनी बनाया जाए। अस्पताल में प्रयोग के स्तर पर इसका रिसाव न हो। घर में बेटी और दामाद का झगड़ा देखकर मां ने अपने बेटे को फोन कर घटना बताई तो बेटा अगले दिन सुबह अपने भाई और 4 अन्य साथियों को लेकर बहन के ससुराल पहुंच गया। वहां जाकर उसने 12 बोर बंदूक से फायर किए और फरार हो गए। गनीमत रही कि वहां किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देख पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक बंगाल में 16 मई से 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। फल, सब्जी और राशन की दुकानें भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। सलमान खान स्टारर राधे और मोस्ट वांटेड भाई दुनिया भर के सिनेमाघरों में 3 दिन पहले 13 मई को रिलीज हो चुकी है। फिल्म को सिनेमाघरों के अलावा OTT और DTH प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया गया है। कोरोना महामारी के कारण फिल्म भारत के सिनेमाघरों में तो रिलीज नहीं हो पाई है, लेकिन ओवरसीज में फिल्म को कोविड के बीच भी अच्छा रिस्पांस मिला है। ट्रेड एनालिस्टों के मुताबिक राधे का पहले दिन ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.4 करोड़ रुपए रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का पत्रकार से बात करते हुए इंजेक्शन रेमडेसिविर का नाम गलती से रेमो डिसूजा बोल देता है। इस वायरल वीडियो पर अब कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा का फनी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस मजेदार वीडियो को खुद भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। भारत श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज पर इस बार भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जुलाई में भारत बनाम श्रीलंका के बीच 6 मैच होने वाले हैं, लेकिन श्रीलंका में कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए इस बार भी मैचों को आगे के लिए टाला जा सकता है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी भारत के इस दौरे को लेकर चिंतित है। पिछले एक सप्ताह में श्रीलंका में 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सिलेक्शन में पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। मलिक ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि कनेक्शन के दम पर टीम में चुना जाता है। मलिक का ये बयान PCB की सिलेक्शन कमेटी द्वारा जिम्बाब्वे सीरीज के खिलाड़ियों के चयन में कप्तान बाबर आजम के सुझावों की अनदेखी के बाद आया है। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड टूर के लिए टीम में शामिल नहीं किए जाने पर मीडिया में चल रही रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि भुवनेश्वर अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। इन रिपोर्ट्स को नकारते हुए तेज गेंदबाज ने ट्वीट कर लिखा कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। मैं तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहता हूं और सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हूं।